तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली क्लास के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बेसिस के ऊपर हमने कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया था और फिर हमने उसकी फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट को हमने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि वही स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से फैक्टर्स है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, कॉम्प्लेक्स बना कैसे होता है, मेटल का बना होता है और लिगेंड का बना होता है। तो इसका मतलब दो ही फैक्टर हो गए मेनली, जो फैक्टर्स हैं रिलेटेड विद मेटल्स एंड फैक्टर्स रिलेटेड विद लिगेंड्स। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे इसमें पहला जो पार्ट हम देख रहे हैं वो है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में फैक्टर्स रिलेटेड विद सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे आयन लिखा है, एटम भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो नेचर ऑफ मेटल, मेटल खुद कैसी है। ठीक है, मेटल खुद कैसी है, तो इस बेसिस को मेटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, क्लास ए मेटल, क्लास बी मेटल, और एक होता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसमें, इसलिए मैं क्लास ए और क्लास बी को स्पेसिफिक बता रहा हूं। क्लास ए मेटल जो होता है बेसिकली वो मेटल्स होती हैं जो क्या हो थोड़ा पीरियोडिक टेबल में ऊपर की ओर आते हो इन जनरल। ठीक है ना, ऊपर की ओर आते हैं पीरियोडिक टेबल में, हैवी नहीं होती। ठीक है ना, नीचे वाले वाले को क्लास बी में हमने कैटेगराइज कर दिया, जैसे हैवी मेटल्स हो जाती है ना। तो क्लास ए जो मेटल्स होती है वो कौन सी है, एल्कली मेटल्स हो गई। ठीक है ना, जनरली इनकी बात करें तो ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन की ओर थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम इस जनरल पॉइंट पे देखें तो हमारे पास दो कैटेगरी हो गई। क्लास ए मेटल में कौन कौन आएगा, एल्कली मेटल्स आता है, एल्कली अर्थ मेटल आता है, स्कैंडियम टू क्रोमियम तक की मेटल आती है, एल्यूमिनियम से क्लोरीन तक के एलिमेंट आ जाते हैं, लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं और एक्टिनॉइड्स आ जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है ना, ये जस्ट हमें केवल कंसेप्ट को समझने के लिए ध्यान रखना, हमें एग्जैक्टली इतनी चीजें याद वैसे ही नहीं रहेगी, बट अपने दिमाग में ये जरूर आइडिया रहना चाहिए कि क्लास बी मेटल जो है वो हमें सब कुछ बता देगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लास बी मेटल कौन कौन सी होती है। क्लास बी मेटल में रोडियम है, पैलेडियम है, एजी, आईआर, पीटी, एयू और एचजी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये ए मेटल है क्लास ए और ये क्लास बी मेटल। ठीक है ना, अब क्लास ए मेटल और क्लास बी मेटल, तो बी मेटल तो लग गया होगा। ठीक है ना, हैवी मेटल्स का हो जाता है नीचे की और जो मेटल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में वो जनरली इस कैटेगरी में आ जाती है। अब सोचो, जब क्लास ए मेटल की बात करें तो क्लास ए मेटल उन लिगेंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, उन लिगेंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं जो क्या हो, जो स्मॉल साइज के हो, जनरली वो इजीली पेनिट्रेट करे, थोड़ा पास में जल्दी आ जाए। ये कौन है, तो क्लास ए मेटल फ्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू आई माइनस। तो जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्लास ए का, वो फ्लोरीन एफ माइनस के साथ ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू आई माइनस के साथ। लेकिन क्लास बी की बात करें तो उसका उल्टा हो जाता है। क्लास बी मेटल में जो है वो आयोडीन के साथ वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन के साथ। और इसका बेस्ट एग्जांपल नेशनल रिएजेंट आपको पता ही है, K2HgI4 है ना। तो नीचे वाले ये जो सब होते हैं ये आयोडीन के साथ वगैरह अच्छे जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दो कैटेगरी हो गई। अगर ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऊपर वाले पी ब्लॉक में ऊपर वाले जो भी होंगे, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या नाइट्रोजन है, ये तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्लास ए मेटल के साथ, और बाकी नीचे वाले आ जाए तो वो क्लास बी के साथ जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये जनरली जो है ये पॉइंट जो है वो अपने को दिमाग में हमेशा ही रखना पड़ेगा। हालांकि इसके बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि क्लास बी मेटल में इट इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है ना, नॉट ऑल रीजन, वन ऑफ द रीजन है और ये फाइनल रीजन नहीं है। ठीक है, ये जो मेटल होती है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे होते हैं, तो ये क्या करेंगे, जब नीचे की ओर जाते हैं तो क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस, इसके पास एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो लिगेंड जो होते हैं अपने लोन पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, डी इलेक्ट्रॉन्स को इनके डी में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन मेटल जो है वो लिगेंड की ओर ट्रांसफर कर देते हैं, इसके थोड़ा जो लिगेंड जो बनता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो थोड़ा स्टेबल होता है। क्लियर है चीज, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। और ये ऐसा होता है, मतलब ऐसा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे पाई एसिड लिगेंड कैटेगरी में हमने कुछ पढ़ा था, जैसे बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट यहाँ पे भी ऐसा होता है, ये मेटल ऐसा करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और भी रीजन है, बट ये इसमें एक इंपोर्टेंट रीजन भी है। फिर दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो देखो क्या है, वो है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में आपको पहले से पता है, मैंने आपको एक बात बताई भी थी कि अगर मेटल आयन जो है
उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो, तो लिगेंड को अपनी ओर क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा बताओ, वो श्योर है, वो क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा विद लिगेंड, और वहां पे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनकी चार्ज सेम हो, ऐसे मेटल आयन जिनके चार्ज सबके सेम हो लेकिन साइज छोटी हो, तो जनरली वो क्या करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगेन मैंने बार बार कहा है, यहां पे हम एक पर्टिकुलर कंपैरिजन करें एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, तो हम थर्ड रो एलिमेंट की बात करें, मतलब फर्स्ट रो एलिमेंट ऑफ डी सीरीज की बात करें या 3D सीरीज की बात करें, तो उसमें देखो क्या होता है। अगर मैं बात करूं Mn+2, Fe+2, CO+2, Ni+2, Cu+2 और Zn+2, तो जब हम यहां से यहां की ओर जा रहे हैं तो बताओ साइज क्या हो रही है, कंटिन्यूसली क्या होगी, आयनिक रेडियस यहां डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये रेडियस डिक्रीज होती है, और आपको पता है जिंक में क्या होता है, बढ़ती है, कॉपर से जिंक क्या होती है, इंक्रीज होती है, जो हम पीरियोडिक टेबल में भी हम देख चुके हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास ऑर्डर होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का जो ऑर्डर होगा वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। बाकी सारे फैक्टर, लिगेंड सेम रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रखना है, उन सबको कंपेयर करें तो इनका जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, Mn+2, फिर कौन आएगा, Fe+2, उससे ज्यादा होगा CO+2, फिर Ni+2, फिर कॉपर+2, और फिर यहाँ पे जिंक Sa+2। इस तरह से हमारे पास ये ऑर्डर आएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है, और बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, इसको लिख दो जल्दी, किसी को डाउट हो तो वो मेरे से पूछे। चलो फिर आगे देखते हैं, इसका मैं स्नैपशॉट भी भेज दूंगा। अब देखो इधर सेकंड फैक्टर जो आएगा CMI से रिलेटेड, नेक्स्ट फैक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन, वो देखो कैसे आ सकता है। अब मुझे बताओ, अगर कोई मेटल आयन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो बताओ लिगेंड को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम अट्रैक्ट करेगा, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ, वो क्या बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, यहां पे ले लेते हैं थर्ड पॉइंट, En ऑफ CMI, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर En जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी जनरली क्या होती है। अगेन मैंने यहां पे बार बार पॉइंट यही बता रहा हूं, जनरल कंसेप्ट है, कहीं एक्सेप्शन हो तो एक अलग बात है, बट जनरलाइज फॉर्म जो है वो ये है। मान लो मेरे पास कॉपर प्लस है और Na+ है, अब आप बताओ इन दोनों में En ज्यादा किसकी है, बताओ जल्दी। बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कंसेप्ट तो पता ही ना, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो Na+ और कॉपर प्लस में En ज्यादा किसकी है, Na की। बेटा कैसे होगा, कॉपर आता है ना राइट साइड में, है ना, तो Cu+ की En ज्यादा होगी, और ऊपर से यहाँ पे d ऑर्बिटल भी आ जाता है ना, तो कॉपर की ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है Na के कंपेरिजन में कॉपर प्लस जो है वो क्या करेगा, वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। तो कॉपर प्लस जो है वो क्या बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कम्पेयर टू Na+। जनरली Na+ तो इतना इस तरह से हो जाता है कि इसके कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनते, लेकिन ये जो है ये ऑर्डर आएगा। अगर Ca+2 और Ct+2 की बात करें तो अगेन कौन बनाएगा, Ct+2 जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहां पे हम इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट आएगा क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। अब मैंने बताया था इसमें, अगर अपने पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI अगर बढ़ती है तो बताओ स्टेबिलिटी का क्या होगा, बोलो। अगर मेरे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और ये एग्जाम्पल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे Fe+3 है और Fe+2, बताओ स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसका होगा, +3 का। एग्जाम्पल भी हमने देखा था, कौन सा, K for FeCN6 और K3FeCN
CN6। बताओ इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला ज्यादा या सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला, बिल्कुल। यहाँ पे ये जो चार्ज है ये क्या आएगा, +2, और इस पे चार्ज कितना आ रहा है, +3। तो सेकंड वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखोगे आप। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, ये दोनों ही +3 लिख दिया, ये +2 है, ठीक है। ये दोनों ही मैंने +3 लिख दिया था, ये +2 है, ठीक है। तो चार्ज इसका ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हमने स्टार्टिंग में भी एक बार ये पॉइंट पढ़ा था, तो जहां पे हमने EAN रूल पढ़ा था उसमें मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बाकी तो कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट आ जाएगा क्या, बी पार्ट। अब आएगा फैक्टर्स रिलेटेड विद लिगेंड, ठीक है ना। फैक्टर्स रिलेटेड विद लिगेंड, इसमें अगर अगेन वही देखें, वही नेचर ऑफ लिगेंड, जिसको हम यहाँ पे साइज और चार्ज के टर्म में ले लेते हैं। तो आपको वो तो पता ही है, अभी मैंने बताया था, क्लास ए मेटल के साथ कौन होगा, क्लास ए मेटल के साथ कौन होगा, जैसे F माइनस जो होगा वो ज्यादा होगा, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ठीक है ना। और O और S में ज्यादा कौन होगा, O, और N और फॉस्फोरस में ज्यादा कौन होगा, N। और क्लास बी के साथ क्या आएगा बताओ हमारे पास, क्लास बी। तो क्लास बी में जो आएगा ये ऑर्डर क्या होगा, F माइनस वाला ऑर्डर उल्टा रहेगा, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इस तरह से O और S, फिर N और ये P। तो ये नेचर ऑफ लिगेंड में वही ऑर्डर, वही क्लास ए और क्लास ए बी और नेचर ऑफ लिगेंड आपस में इंटरलिंक होते हैं, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार लिख दो जल्दी, फिर हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो मान लेते हैं सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो अगर अगेन वही बात है, अगर मान लो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी लिगेंड की, बढ़ेगी, तो क्या होगा, लॉन पे डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। तो यहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होती है, जनरली क्या होता है, बाकी सब फैक्टर्स है माने, तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूं, अगर लिगेंड मेरे पास वाटर हो और अमोनिया हो, ठीक है ना, तो मोस्ट केसेस में क्या होगा, अमोनिया मोर बेसिक होता है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जनरली क्या होता है, ये क्या मोर बेसिक। तो जनरली इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है अमोनिया का, वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, जो ज्यादा बेसिक होगा वो जनरली क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट है। मान लो हम और कोई एग्जांपल भी ले लें, तो उसमें भी ये, जैसे मान लो F माइनस ले लो, है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, F माइनस ले लो और अमोनिया ले लो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, या मान लो क्लोरीन का ले लो, तो यहाँ पे या क्लोरीन ले लेते Cl माइनस, तो यहाँ पे स्टेबल जो ज्यादा होगा वो कौन सा होगा, अमोनिया वाला होगा। एग्जाम्पल ले लो कोबाल्ट वाला, COCl6 -3 CONH3 होल 6 +3, तो डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अमोनिया वाला ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जनरली ऐसा होता है। अच्छा, एक्सेप्शन मैंने कहा ना, हर जगह आएंगे, यहाँ पे एक जनरल एस्पेक्ट है और जनरल एस्पेक्ट को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा आ सकता है, क्या बोलो सर, F माइनस और I माइनस, F माइनस और I माइनस में, F माइनस और I माइनस एक ही ग्रुप के आगे ना, तब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्लास ए और क्लास बी मेटल एटम को, ठीक है, और फिर उससे डिसाइड करेंगे हम। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, अब आ जाएगा हमारे पास क्या, एक और पॉइंट आ जाएगा, क्या, लिगेंड का नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ आ गई, और तो कोई बता दी इसमें पॉइंट। लिगेंड, अब टाइप ऑफ लिगेंड देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे टाइप ऑफ लिगेंड में पाई एसिड लिगेंड,
ठीक है ना। तो ये पाई एसिड लिगेंड जो होता है जनरली क्या करेगा, यहां पे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल बनाने का, कॉम्प्लेक्स बनाने का रीजन क्या है बताओ, क्यों? क्योंकि मेटल और लिगेंड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, याद है ना मेटल कार्बोनाइल के अंदर मैंने बताया था बैक बॉन्डिंग वाला, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ये बैक बॉन्डिंग करके जनरली उसको क्या करते हैं, वो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कंपेरिजन किस तरह से किया गया। तो एक जनरल पॉइंट मैंने बताया इसमें, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो क्या है, वो है हमारे पास चिलेट इफेक्ट, ठीक है ना, सी पार्ट। चिलेशन, चिलेट इफेक्ट और किलेट इफेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, ये पाई एसिड लिगेंड वाला जो पोर्शन है वो ऑर्गेनोमेटलिक के अंदर हम वापस पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना। तो अब देखो चिलेशन ऑब्लिक चिलेट इफेक्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं टाइप ऑफ लिगेंड के अंदर, याद होगा आपको, याद है किसी को? यस सर। ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट को मैं यहां ये बता देता हूं कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। चिलेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन चिलेट से। और इसका मैंने रीजन बताया था फॉर्मेशन वाला, थर्मोडायनेमिकली फॉर्मेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ज्यादा फिजिबल होता है। देखो कैसे, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास क्या है, CO है और NH3 है मेरे पास होल 6, लाइट चली गई है तो थोड़ा इन्वर्टर पे तो हो सकता है थोड़ी सी क्या हो दिक्कत आए। यहां पे +3 ले लिया और यहां पे 3En लिया हमने। जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो हमारे पास COEN मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, और ये बनेगा मेरे पास क्या, +3 और 6NH3। तो नंबर ऑफ आयंस देखो, ये 1 + 3 कितने मोल से, 4 मोल से क्या बने, 1 + 6 7 मोल्स। तो इससे एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, डेल्टा एस बताओ हमारे पास पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा एच जो है वो नियरली इक्वल टू 0 ही आएगा। रीजन क्या, यहां पे भी मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड है, यहां पे भी मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो अप्रोक्सीमेटली ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, बॉन्ड के नेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं आया है, तो ऑलमोस्ट हम इसको 0 ले लेते हैं। तो डेल्टा जी जो हमारे पास इसका आएगा वो डेल्टा एच -T डेल्टा एस है, डेल्टा एस पॉजिटिव तो डेल्टा जी क्या हो गया, नेगेटिव। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। इसका मतलब चिलेट कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये ध्यान रखना। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है और इस तरह से मैंने बताया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अभी करेंगे, पहले इसको लिख दो, जल्दी करो। अब देखो उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मेरे पास क्या है, CO है, NH3 होल 6 +3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको En से रिप्लेस करते जा रहा हूं, तो ये NH3 होल 4 +3 COEN होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस +3 और COEN होल थ्राइस +3। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ रहा है यहाँ पे, घटेगा, ठीक है ना, इंक्रीज होगा, इंक्रीज, ठीक है ना। क्यों, नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ेगी। तो एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ चिलेट रिंग जिसमें ज्यादा बनेगी उसकी स्टेबिलिटी वैसे ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। और उसके बाद एक और एग्जांपल, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा उसमें आपको आंसर बताने। तो एक तो ये हो गया, इसके बाद हमारे पास एक टर्म और आता है जो कि डी पार्ट ले लेते हैं हम, वो है कौन सा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। अब मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट आपको याद होगा, मैंने बताया था उसमें क्या था, है कुछ नहीं, लेकिन क्या होता है, एक बड़ी रिंग बन जाती है और नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा होती है, इसकी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। जिसका मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया था, हमारे बॉडी में जितने भी मेटल आयंस होते हैं वो एक बहुत बड़ी रिंग का पार्ट होते हैं।
जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन, आयरन जो होता है एक पोरफाइन रिंग होती है, उसका पार्ट होता है। तो मैं बता देता हूं, हमारे पास क्या है, पोरफाइन रिंग ले ली मैंने, ठीक है ना। और इसमें क्या कर दिया मैंने, यहां पे Fe+2 ले लिया, ठीक है। इसका मैं केवल स्केलेटन बना रहा हूं और कुछ नहीं है। जब ये बनेगा, Fe जो होता है वो क्या H2O के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। और यहां पे +2 ले लेते हैं, तो यहां पे जो बनेगा पोरफाइन के साथ में यहां पे पायरोल रिंग्स होती है इनके अंदर पोरफाइन में, ये इस तरह से। केवल स्केलेटन बना रहा हूं मैं, बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं बना रहा, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। और यहां पे जो Fe जो होता है वो इस तरह से Fe+2 बॉन्ड बना देता है, और यहां पे ये मानते हैं H2O जो है इस तरह से बाइंड रहते हैं। यहाँ पे H2O मैंने पहले ही बताया था, ये लेबाइल लिगेंड होता है, इजीली रिप्लेस हो जाते हैं। तो जब ये हीमोग्लोबिन की इस रिंग में O2 आता है, तो ये O2 जब इसके पास आता है तो इस H2O को क्या करेगा, ये हटा देगा। जब O2 यहाँ पे आएगा तो इस H2O को रिप्लेस करके O2 यहाँ चिपक जाएगा, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रांग होता नहीं है, तो वो क्या आएगा, वो वापस डिफ्यूज होकर कहां, सेल्स में चला जाता है, ब्लड में आएगा, हीमोग्लोबिन में Fe+2 कैप्चर करेगा, सेल्स में वापस ये डिफ्यूज करके उसको सेल्स में दे देगा, फिर वापस CO2 बाहर आएगी और इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो वो एक अलग पार्ट है, बट ये इस तरह से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो याद है CO सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है। जब ये मान लो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरमेंट में रख लिया, तो ब्रीथिंग करते ही क्या होगा, Fe+2 कार्बन मोनोऑक्साइड से इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल बन जाता है। तो होता क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की खत्म हो जाती है। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इस मान लो Fe ने जब CO से बॉन्ड बना दिया, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो इसलिए वहां पर डेथ भी कॉज करता है, आपको पता ही होगा। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि ये जो है, ये जो रिंग होती है इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो ये जो होता है मोर स्टेबल, ठीक है ना। और ये मोर स्टेबल हो गया इवन किससे, चिलेट कॉम्प्लेक्स से, स्टेबल देन चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो चिलेट से भी ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। रीजन क्या होता है, अगेन थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देख लो किधर, 1 और 1 2 मोल है, कितने वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो गए, 4, तो 5 मोल हो गए। तो 2 मोल से 5 मोल रिलीज हुए, तो एंट्रोपी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट से स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा आती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, अगर मान लो अपने पास एक लिगेंड ले लेते, एक मेटल आयन है और एक लिगेंड ले लिया हमने, लिगेंड मैंने ये ले लिया, ये N है, ये क्या है मेरे पास, साइक्लिक लिगेंड है, ठीक है ना। और यहां पे अगेन ऐसा कैसा ही ये ले लिया मैंने, अब बताओ इन दोनों की बात करें तो बताओ ज्यादा स्टेबल जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन बनाएगा, फर्स्ट वाला लिगेंड या सेकंड वाला। ये क्या है, साइक्लिक, ये है साइक्लिक, और ये क्या है, नॉन साइक्लिक। बताओ कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। तो ये ज्यादा स्टेबल बनाएगा, ठीक है ना। ये भी स्टेबल बनाता है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो साइक्लिक वाला जनरली जो होता है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर डोनर बाकी सब चीजें आइडेंटिकल माननी पड़ेगी तभी ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये है, इसको लिखो, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। साइक्लिक वाला फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, उसका आसान रहेगा। तो ये देखो कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, मिक्स कंसेप्ट को लेके हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा पहला वाला एग्जांपल लिया, तो पहले वाले में जो लिगेंड है वो देखो कौन है, इथाइलिन डाइएमीन है ना। और यहाँ पे क्या है, अमोनिया, बाइडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये क्या बनाएगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स हो गया। नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये वाला क्या होगा, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल, ठीक है। मतलब यहाँ पे चिलेशन इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग है, चिलेशन इफेक्ट जो है वो क्या है, डोमिनेटिंग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर सेकंड वाले क्वेश्चन, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जल्दी बताओ। सेकंड वाला,
बिल्कुल, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रिंग ज्यादा बनेगी, तो ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि यहाँ पे दो मोनोडेंटेड लिगेंड भी आ गए। ठीक है, अब देखो इधर ईडीटीए। ईडीटीए क्या होता है? कौन सा डेंटेड है ये? हेक्साडेंटेड है। ठीक है ना, हेक्साडेंटेड है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिंग्स होगी, एक तो लिगेंड के नंबर्स बहुत ही कम है, एक ही लिगेंड है, और ऊपर से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अगर हम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को चेक करें तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है ना, तो ईडीटीए की रिंग्स जो होगी वो नंबर ऑफ रिंग सबसे ज्यादा है ईएन होल साइज के कंपेरिजन में, तो इन दोनों को देखें तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ईडीटीए वाला कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखना, ईडीटीए का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हालांकि इसमें भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर होता है, बट यहाँ केवल नाइट्रोजन डोनर है, बट फिर भी यहाँ पे ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इधर, अच्छा ये जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं COOH होल थ्राइस, ध्यान रखना इसको, COOH होल थ्राइस। CO मतलब ऑक्सीलेटो, ऑक्सीजन डोनर, ये भी ऑक्सीजन डोनर, बट ये मोनोडेंटेड और ये चिलेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा इधर, तो इन सब एग्जाम्पल में देखो क्या हुआ, चिलेशन इफेक्ट जो है वो डोनेशन इफेक्ट से क्या है, ज्यादा डोमिनेटिंग है। चिलेशन इफेक्ट है वो डोनेशन इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग है। और ये ध्यान रखना, मैं एक बता रहा हूं, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें अगर हम बात करें, कार्बन को छोड़ दो, कार्बन डोनर्स को छोड़ दो, लिगेंड को, उसके अलावा हमेशा मतलब मोस्ट केसेस के अंदर अगर ऐसा एग्जांपल आपके सामने आ जाए, कार्बन डोनर लिगेंड नहीं हो, तो उस केस में चिलेशन इफेक्ट को हमेशा क्या मानोगे? डोनेशन इफेक्ट से डोमिनेटिंग मानोगे, तो चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, अब बात करते हैं इधर, इसको देखो, अब इन दोनों में आप बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? तो यहां पे देखिए ये चिलेट कॉम्प्लेक्स है, और यहां पे ये मोनोडेंटेड है, पर आपको पता है कार्बन डोनर है। दूसरा ये क्या करेगा? सिनर्जिक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग भी करेगा। दोनों फैक्टर से ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो मैंने अभी कहा था कार्बन डोनर के अलावा, कार्बन डोनर के अलावा बाकी सारे के सारे लिगेंड में चिलेशन इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे क्या कार्बन डोनर में, तो ध्यान रखना अपने को कार्बन डोनर वाले पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। कार्बन डोनर ही अगर अपने पास क्या बना दे, चिलेट हो, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, अदरवाइज कार्बन डोनर पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन हो गया? कार्बन डोनर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो चिलेशन इफेक्ट और डोनेशन इफेक्ट में डोमिनेटिंग कौन हो गया? डोनेशन इफेक्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो ओनली कार्बन डोनर में अपने को अवेयर रहना है, बाकी सब में चिलेशन इफेक्ट को देख लेना, सही आएगा आंसर। कोई डाउट हो तो पूछो।